और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर, दुनिया जंग में झुक चुकी है और इस बीच इसका असर भारत पर भी दिखाई दे रहा है। ईरान में बमबारी और भारत में इस पर सियासत भारी। देखिए जरा ईरान क्या कर रहा है। ईरान ने एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान ये मिसाइल इजराइल और दूसरे मुस्लिम देशों में दाग रहा है। एक मिसाइल देखिए जेरूसलम में जाकर गिरी। ये तस्वीरें देख रहे हैं, मिसाइल हिट हुई है। जहां भी आयरन डोम डिफेंस सिस्टम काम नहीं करता है वहां ये मिसाइल हिट करती है। ये महज एक इत्तेफाक है कि इस जंग के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे, पीएम नेतन्याहू से मिले थे, उनकी संसद को संबोधित किया था। इस मुलाकात के बाद जंग शुरू हुई है, महज इत्तेफाक है। ये बात खुद इजराइल के विदेश मंत्री ने कही और उसके बाद खमनेई की मौत हो गई। इजराइल ने खमनेई को मार दिया है। खमनेई की मौत के बाद अब भारत में सियासत हो रही है। कांग्रेस की बड़ी नेता सोनिया गांधी सवाल उठा रही हैं, कह रही है भारत चुप क्यों है। सोनिया गांधी सवाल कर रही हैं कि पीएम मोदी कुछ बोलते क्यों नहीं खमनेई की मौत पर। मिसाइलें दागी जा रही हैं, बम बरसाए जा रहे हैं, हर तरफ धुएं का गुबार है। पूरी दुनिया की नजरें मध्य पूर्व में चल रही जंग पर टिकी हैं, लेकिन इधर देश में कांग्रेस की नजरें उस जंग में सियासत के अंगारे तलाश रही हैं। सोनिया गांधी ने पूछ लिया है कि आखिर खमनेई की हत्या पर प्रधानमंत्री मोदी ने चुप्पी क्यों साध रखी है। सोनिया गांधी ने पूछा है कि भारत इजराइल को खुला समर्थन क्यों दे रहा है। जिसका दुनिया में डंका बजता था वो डंका फट गया। हिम्मत नहीं है कि मोदी जी कोई स्टैंड ले सके। सोनिया के सवालों पर बीजेपी की ओर से जवाब आ रहे हैं। कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश की जा रही है। पूछा जा रहा है कि कूटनीति को वोट बैंक की सियासत वाली नजरों से क्यों देखा जा रहा है। बैंक की राजनीति से प्रेरित होकर ऐसे ऐसे लिख छपवाए जाते हैं किसी और के द्वारा लिखवा के। सोनिया गांधी के सवालों ने देसी सियासत में चिंगारी लगाई है। तय मानिए ऐसी आग लगेगी कि इसको लेकर सियासी गलियारों में मिसाइलें भी दागी जाएंगी। अब देखिए जरा, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमनेई की मौत हुई, उसके बाद अब सोनिया गांधी ने लेख लिखा है, चिट्ठी लिखी है। क्या लिख रही है सोनिया गांधी, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री। सोनिया ने लिखा, दिल्ली की चुप्पी हैरान करने वाली है। यह तटस्थता नहीं, जिम्मेदारी से पीछे हटना है। सरकार ने ना तो खमनेई की हत्या की निंदा की और ना ही संप्रभुता के उल्लंघन पर कोई प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने अमेरिका इजराइल के हमले को अनदेखा किया है, केवल यूएई पर ईरान की जवाबी कार्रवाई की निंदा की है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आवाज उठानी चाहिए। हत्या से सिर्फ 48 घंटे पहले पीएम इजराइल से लौटे, वहां उन्होंने नेतन्याहू के समर्थन की बात दोहराई। रूस और चीन ने इस मामले में दूरी बनाए रखी। ऐसे में भारत का खुला समर्थन गलत संदेश दे सकता है। संविधान आंतरिक मामलों में दखल से मना करता है। यह सिद्धांत भारत की विदेश नीति का आधार रहे हैं। मौजूदा चुप्पी इन सिद्धांतों से मेल नहीं खाती। 1994 में ईरान ने कश्मीर मुद्दे पर भारत की मदद की, जिससे कश्मीर मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंच सका। यदि ईरान के मामले में भारत स्पष्ट नहीं बोलता तो छोटे देश भविष्य में उस पर कैसे भरोसा करेंगे। खमनेई की हत्या पर भारत की चुप्पी पर संसद में चर्चा हुई। इसके बाद बीजेपी सूत्रों का जवाब सामने आया। सोनिया गांधी ने जिस चुप्पी का चित्रण किया वो भ्रामक है। यह टिप्पणी भारत की जिम्मेदार कूटनीति के प्रति भ्रांति भी है। कूटनीति को तुष्टीकरण तक सीमित नहीं किया जा सकता है और न ही इसमें घरेलू राजनीतिक लाभ देखा जा सकता है। भारत चुप नहीं है, लगातार संयम बरतने की अपील करता रहा है।
गहरे आर्थिक संबंधों वाले देश के लिए ऐसी टिप्पणी उचित नहीं है। सोनिया गांधी हमेशा चुनिंदा मुद्दों पर ही आक्रोश व्यक्त करती हैं। वो इस संघर्ष में फंसे लोगों की चिंताओं को ना के बराबर समझती हैं। उनकी ताजा टिप्पणियां तुष्टीकरण के नजरिए से ज्यादा प्रेरित हैं। यह विडंबना है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों पर चुप रहे, वही अब भारत के संयमित रवैये को कर्तव्यहीनता बता रहे हैं। खमनेई ने बार बार भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी की। उन्होंने दिल्ली दंगों को लेकर दुष्प्रचार को बढ़ावा दिया। उन्होंने भारत की तुलना गाजा से भी की, जो भड़काऊ थी। 2008 हमलों के बाद ईरान की प्रतिक्रिया निराशाजनक थी। यूपीए सरकार ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में ईरान के खिलाफ मतदान किया था। 2011 में गद्दाफी की हत्या के वक्त यूपीए सरकार चुप रही। तब लीबिया के साथ भारत के काफी अच्छे रिश्ते थे। तब यूपीए सरकार गलत थी या अब मोदी सरकार? इस वक्त दुनिया के ज्यादातर देश सावधानी बरत रहे हैं, तो भारत पर मुखर होने का कोई दायित्व कैसे है? कब और कैसे बोलना है, यह राष्ट्र हित में भारत तय करेगा। सुनिए जरा इसके बाद सियासतदान क्या कह रहे हैं। सोनिया गांधी ने जो सवाल उठाया उस पर। ऐसी परिस्थिति में जब आप यूएई से भी बात कर रहे हैं, सऊदी से भी बात कर रहे हैं, आप इजराइल से भी बात कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान को न्यूट्रल नजर आना चाहिए। और न्यूट्रल हमारी पॉलिसी है, हमारी विदेश नीति है। लेकिन ईरान के लिए दो लफ्ज भी नहीं बोले गए आपके, तो ये बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित भी करता है और दुखी भी करता है। हाँ भाई, सोनिया गांधी जी को याद रखना चाहिए कि उनकी सास हो या उनके सास के पिता हो, उस समय से भारत की नीति जो है वो बिल्कुल नॉन अलाइंड रहने की है। हमने शांति की अपील की और दोनों पक्षों से कहा है कि एकदम डिस्केलेट करना चाहिए, क्योंकि जब जंग होती है ना, तो या जंग जैसे हालात होते हैं तो निर्दोष नागरिक उसके ज्यादा शिकार होते हैं। बड़े से बड़ा पानी का जहाज कंपास पे निर्भर करता है। कंपास आप पे दिशा थोपता नहीं है, लेकिन निर्देश देता है ताकि अब भटकाव ना हो। ये भटकाव के लक्षण चिंता देते हैं। कुछ नहीं लग रहा था, आप अपने बाकी इंटरेस्ट को भी देखिए, लेकिन एक जो लेगेसी है आपकी, उस लेगेसी का जब हम कहते हैं ना, जो आज उस आर्टिकल में वसुधैव कुटुंबकम, तो हम कुटुंबों में हिरार्की नहीं कर देते हैं, श्रेणीनुमा नहीं कर देते हैं कि ये कुटुंब ज्यादा वो कुटुंब कम। देखिए, देश के माननीय पूत के रूप में ये पूरे विश्व में विश्वसनीय बने हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी जो कदम उठा रहे हैं, हर भारतीय को गौरवान्वित कर रहे हैं। भारत अपने आप को एक न्यूट्रल भूमिका में रखना चाहता है और ये सही नहीं है। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग जो अफेक्टेड लोग हैं या जिनको साथ अन्याय हो रहा है, जिस प्रकार से अमेरिका इजराइल का जो हमला हुआ है ईरान के ऊपर, वो साफ जाहिर करता है कि अपना ये लोग वर्चस्व चाहते हैं, हर कीमत पर चाहते हैं। इसराइल हम हमेशा भारत को मदद किया है, भारत का मित्र है, शत्रु नहीं, भारत को शत्रु नहीं। आप क्यों इसराइल को विरोध करता है बताओ? क्यों कांग्रेसी लोग विरोध करता है इसराइल को, बताओ? कारण सबको मालूम है। कारण है आपको पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए, आपने पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए आप सोच रहा है, उसके वजह से विरोध करता है। और देश में हो रही सियासत के बीच भारत की प्राथमिकता क्या है कि अपने लोगों को जो अरब में फंसे हैं उन्हें लेकर आएं। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब में देखिए, सऊदी अरब में अमेरिकन एम्बेसी पर अटैक हो गया है। अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने हमला किया। उसके बाद दावा है कि इराक में जो होटल था बताया गया जिसमें अमेरिकन मौजूद हो सकते हैं, उस पर अटैक किया गया। तो हर अरब मुल्क
बहुत से लाखों की तादाद में भारतीय रहते हैं। जॉर्डन देखिए जरा, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर अटैक हुआ, रोज हमले हो रहे हैं। अब देखिए जरा, जॉर्डन में हमला हुआ, हमले के बाद देखिए घर में पर्दे जिस तरह से उड़े, उससे आपको अंदाजा होगा धमाका और धमक कितनी थी। तो आसपास लगभग 7 से 8 मध्य पूर्व के देश जो हैं, उन सब पर अटैक हो रहा है। बहरीन में देखिए, बहरीन में भी बहुत से हिंदुस्तानी रहते हैं, बहरीन में भी अटैक हुआ है। बहरीन में भी अमेरिका के बेस पर हमला हुआ है। अब भारत के लिए टेंशन यह है, इन सब अरब मुल्कों में 90 लाख से 1 करोड़ तक भारतीय रहते हैं। सऊदी अरब रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने हमला कर दिया। 8 ईरानी ड्रोन को सऊदी ने हवा में गिरा दिया, लेकिन 2 ड्रोन दूतावास से टकराए तो आग लग गई। जंग के बीच ये है फुटबॉलर रोनाल्डो, सऊदी छोड़ दिया इन्होंने। रोनाल्डो अपने प्राइवेट जेट से पुर्तगाल रवाना हो गए। ईरान के हमलों पर सऊदी ने करारा जवाब देने की चेतावनी भी दी है और ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी लोग तुरंत मिडिल ईस्ट छोड़ दें। यूएई रोज अटैक हो रहे हैं, यहां भी बहुत से भारतीय रहते हैं। ईरान के हमले से दुबई और शारजाह में बड़ा नुकसान हुआ है। दुबई में तो ईरान ने मिसाइल ड्रोन से डबल अटैक कर दिया है। पहले अमेरिकी सैनिकों की बिल्डिंग को ड्रोन से उड़ा दिया और फिर ऑस्ट्रेलियाई बेस अल मिरहात पर भी हमला किया है। अटैक के बीच यूएई के राष्ट्रपति दुबई मॉल में भी घूमते नजर आए। इसे यूएई में तनाव कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कतर में भी हिंदुस्तानी रहते हैं। ईरान ने कतर पर 92 मिसाइल और 17 ड्रोन से हमला किया है। कतर का दावा है कि 81 मिसाइलें और 11 ड्रोन उन्होंने मार गिराए, लेकिन 2 मिसाइल एयरपोर्ट और ड्रोन रडार स्टेशन से टकरा गई हैं। ईरान के हमले से कतर में काफी नुकसान हुआ है और इस हमले में कतर में करीब 20 लोग घायल भी हो गए। कतर ने इसे कानून का उल्लंघन बताया है और संयुक्त राष्ट्र से मदद की मांग की है। बहरीन में ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर बड़ा हमला किया है। 20 ड्रोन और 3 मिसाइलों से बहरीन पर अटैक किया गया है। हमले से अमेरिकी बेस को नुकसान पहुंचा है और कई तेल टैंकों में भीषण आग लग गई है। कुवैत, जहां अच्छा खासा तेल है, बहुत से भारतीय रहते हैं, 100 से ज्यादा मिसाइल और 300 ड्रोन अटैक किए गए। कुवैत में अमेरिकी सैनिक और अमेरिकी अड्डे टारगेट पर थे। कल ईरान ने अमेरिका के 3 F-15 जेट यहीं गिराने का दावा किया था। अब 10 ड्रोन से फिर अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया है। हमले को देखते हुए कुवैत में अमेरिका ने दूतावास को बंद कर दिया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं और तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन क्या कह रहे हैं। ईरान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इजरायली सेना की कार्रवाई का मकसद केवल इजराइल का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा करना है। अगर ईरान का आतंकवादी शासन परमाणु हथियार और उनके इस्तेमाल का साधन और खतरनाक मिसाइलें हासिल कर लेता है तो वो पूरी दुनिया को धमकाएगा। इसलिए हमने अपनी रक्षा करने का संकल्प लिया है, लेकिन ऐसा करते हुए हम दूसरों की भी रक्षा कर रहे हैं। इससे पहले कि और खून बहे, आग फैले और भाईचारे वाले देशों के बीच और दुश्मनी बढ़े, हमने अपने सारे संसाधन लगा दिए हैं ताकि हमारा इलाका जल्द से जल्द इस उथल पुथल से आजाद हो जाए। और इस मिसाइल बमबारी, ड्रोन अटैक के बीच जो भारतीय इन देशों में रह रहे हैं वो दहशत में, उनके परिवार जो भारत में हैं वो टेंशन में। जरा दुबई का आलम, दुबई में जो फंसे हुए लोग हैं उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग एयरपोर्ट्स पर अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं और दूसरा कोई विकल्प नहीं है उनके पास। दुबई एयरपोर्ट की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए एयरपोर्ट खचाखच भरा है। लोग डरे भी हैं, दहशत में भी हैं, फौरन निकल जाना चाहते हैं। इमिग्रेशन पे जाओ, वहां कैंप लो, निकल गए। बहुत
से भारतीय जो फंसे हुए थे वो फ्लाइट के जरिए भारत आज लैंड हुए हैं। उनकी खुशी, उनका सुकून अपनी सरजमी पर उतरने के बाद चेहरे पर साफ दिख रहा है। भाई अभी तो कुछ सेफ फ्लाइट आ रहा है, अभी लैंड हुआ है इधर। अब देखिए जरा कितने भारतीय फंसे हैं, कितने आ गए हैं और कितनों को अभी लाना है। ईरान संकट का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है उड़ानों पर। दुनिया भर की 9000 से ज्यादा उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। ये उड़ानें अरब देशों के 7 बड़े एयरपोर्ट से आने और जाने वाली थी। इसमें भारत आने और जाने, भारत से जाने वाली उड़ानें भी शामिल हैं। 3 मार्च को यानी आज मुंबई से 107 उड़ानें रद्द हो गई। दिल्ली से मध्य पूर्व के लिए करीब 80 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। उड़ानों के रद्द होने से लोग मध्य पूर्व देशों में फंस गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक 60,000 भारतीय इस वक्त फंसे हुए हैं जो आना चाहते हैं। महाराष्ट्र के करीब 40,000 लोग मक्का मदीना में फंसे हैं। अब फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिश तेज हो गई है। एयर इंडिया का प्लेन दुबई से 149 यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंचा है। इंडिगो की 4 स्पेशल चार्टर से लोगों को जद्दा से लाया जा रहा है। स्पाइस जेट की 4 स्पेशल फ्लाइट फुजैरा से भारत के लिए तय उड़ी हैं और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने 2 स्पेशल चार्टर का इंतजाम किया हुआ है जो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात से 164 लोगों को लेकर मुंबई पहुंचेगी। कल से दूसरी कंपनियां भी नियमित उड़ानें शुरू कर सकती हैं। सुनिए जरा जो भारतीय वापस लौट कर आए हैं वो क्या कह रहे हैं। इंटरसेप्शंस और ये सब तो हो रहे हैं, है ना, लेकिन बहुत ही रेयर है। मतलब कोई किसी इलाके में हो रहा है, कभी किसी इलाके में हो रहा है, इस टाइप का है। हाँ, एक शेलिंग मैंने देखा है, एक इंटरसेप्शन मैंने देखा है। बहुत खुशी है हमारे को। हमारी बेटी 2 दिन बाद में वापस आई है। वहाँ पे काफ़ी बुरा हाल है, तो हमारे को उम्मीद नहीं थी कि 2 दिन में हमारी बेटियाँ वापस पहुँच जाएगी। डर तो था लेकिन we are here now, so we are happy। जब मैं कनाडा से अबू धाबी आई तो फर्स्टली उन्होंने बोला कि तुम्हारी जो फ्लाइट है वो डिले है। आफ्टर देन उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करके ये माहौल है, मिसाइल्स फट रही हैं। तो हमने लाइव देखा भी, बिल्डिंग्स जैसे कांप रही थी। उसके बाद में हमें उन्होंने होटल प्रोवाइड किया, हम वहाँ पे गए और उन्हें हमें फूड वगैरह अच्छा प्रोवाइड किया एतिहाद वालों ने। आफ्टर देन जब हम वहाँ से निकलने लगे तो मिसाइल एकदम से फटी, तो हमें जल्दी जल्दी में वैन्स में बिठा के और सेफली एयरपोर्ट तक पहुँचाया और जल्दी से हम लोग यहाँ पे। पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा और 28 के आसपास वॉर स्टार्ट हो गई वहाँ। डरे हुए थे, हम निकल नहीं रहे थे, होटल में ही पैक थे, खाना वाना खा रहे थे, सब चीज़ अच्छा था। वहाँ की ऑपरेशंस बहुत अच्छी थी, स्मूथली कर रही थी गवर्नमेंट। बहुत हेल्पिंग है गवर्नमेंट तो, लेकिन फिर भी डर तो रहता है। अबू धाबी एंड ऑफ कोर्स दुबई ग्रेट। हम इंडियंस की बहुत अच्छी उन लोगों ने वो करी है एंड इट्स रियली वेरी गुड। हाँ, बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड था सब कुछ। अबू धाबी में जितने भी हेल्पफुल थे, सारे जितने भी वर्कर्स वगैरह सबके थे। हमसे किसी चीज़ का कोई चार्ज नहीं लिया है और आते वक्त हमें पर पर्सन $250 भी दिए हैं। मतलब थोड़ा सा हाँ डर था क्योंकि बार बार अलार्म बज रहा था वहाँ, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। फाइनली हम बहुत अच्छा लग रहा है। बस लग रहा है कि अपने लोगों के बीच में आ गए। अच्छी सर्विस दी, बड़े थोड़े टाइम में एयरपोर्ट खाली किया और बसेस, टैक्सीज, होटल सारी अरेंजमेंट की और वहाँ पे फूड भी दिया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो लगभग 1 करोड़ भारतीय हैं जो मिडिल ईस्ट के इन देशों में रहते हैं। ये वहां नौकरी करते हैं और वहां से पैसा भारत भेजते हैं। तो देखिए जरा कितना पैसा अरब मुल्कों से भारत आता है। मध्य पूर्व में 6 देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा भारतीय यूएई और सऊदी अरब में रहते हैं। मध्य पूर्व में रह रहे भारतीय बड़ी मात्रा में पैसा भी भेजते हैं भारत अपने परिवार के पास। अमेरिका के बाद यूएई के सबसे ज्यादा पैसा भेजा जाता है और 2023-24 में भारत में विदेश से कुल 10 लाख करोड़ रुपया भेजा गया है। 23-24 में खाड़ी देशों से भेजा गया 40% यानी करीब 4 लाख करोड़। हालांकि 2016 के मुकाबले 2023 में इस आंकड़े में कमी आई है। 2016-17 में मध्य पूर्व देशों की हिस्सेदारी करीब 47% थी। यूएई से 20% यानी 2 लाख करोड़ रुपया भारत भेजा जाता है। सऊदी अरब से लगभग 7% यानी 70,000 करोड़ रुपए। कतर से 4% यानी 40,000 करोड़ रुपए भारत आते हैं। जो लोग वहां नौकरी करते हैं, काम करते हैं, परिवार को पैसा भेजते हैं। कुवैत से 4% यानी 40,000 करोड़ रुपए कुवैत से। ओमान से 2.5% यानी करीब 25,000 करोड़ रुपए भारत भेजा जाता है।
जो लोग वहां हैं वो परेशान हैं। बड़ी खबर इस बीच आपको बताऊं जो आ रही है सीधे ईरान से। ईरान के बुशहर एयरपोर्ट पर हमला हो गया है। एयरपोर्ट पर खड़ा एक यात्री विमान तबाह हो गया है। अमेरिका इजराइल का एयरपोर्ट पर हमला। विमान की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। हम बात कर रहे हैं जो लोग फंसे वो कैसे एयरपोर्ट के जरिए वापस आए, लेकिन एयरपोर्ट पर ही अटैक हुआ ईरान में। अटैक के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो विमान वहां खड़ा था, यात्री विमान है, वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। एयरपोर्ट को टारगेट किया है इजराइल और अमेरिका ने। और हमारे साथ सीधे ईरान से जुड़ रहे हैं एक शख्स, सज्जन जो फंसे हुए हैं ईरान में। हमारे साथ मीर अनीस साहब जुड़ रहे हैं। मीर अनीस साहब, अगर मेरी आवाज आ रही है, अभी मैंने तस्वीर दिखाई कि ईरान में एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है और एक पूरा प्लेन खत्म हो गया है, तबाह हो गया है। आप ईरान में फंसे हुए हैं, ईरान में अभी हालात क्या हैं, क्या आप देख पा रहे हैं वहां? इस वक्त में हालात में कि जो भी सिटीज इनको मिल रही है वो बॉम्ब हो रही है, और जो भी सेफ प्लेसेस है वो सेफ प्लेसेस नहीं रहे। बट जो तेहरान के स्टूडेंट्स थे वो ज्यादा खतरे में थे, बिकॉज तेहरान सेंटर सिटी है। उनको शिफ्ट किया, नियरेस्ट कुम बोलते हैं, उधर पे शिफ्ट किया सेफ तौर पे, और एम्बेसी के लोग उनके साथ हैं। जो बाकी जो भी वो अरक हो या दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, उनके साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि टोटल कट ऑफ है। सो कोई बात उनसे नहीं हो पा रही। इसको बोलते 15 मिनट पहले एक अटैक हुआ फ्रॉम 7 किलोमीटर अवे। एक प्लेस है यहाँ पे, उधर पे अटैक हुआ। जी जी, इट्स गेटिंग बॉम्ब्ड एवरी आवर। जी जी, अनीस हमारे साथ बने रहिए। अनीस के चेहरे पर आप टेंशन और वो परेशानी साफ देख रहे हैं। वो भी घर वापस आना चाहते हैं, लेकिन इस बीच ईरान भी अटैक कर रहा है। भारत के लिए एक और बड़ी टेंशन, भारतीय जो अरब मुल्कों में फंसे। दूसरी टेंशन क्या होनी? दूसरी टेंशन ये है कि तेल आता है, ईरान के रास्ते तेल आता है। ईरान के रास्ते जो तेल के शिप आते हैं, उन शिप्स पर ईरान अटैक कर रहा है। ओमान के शिप पर अटैक किए। अब मैं आपको बताऊं जिस जगह पर ईरान हमला कर रहा है वो जगह कहां है। ये मैप आप ध्यान से देख रहे हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये है 33 किलोमीटर चौड़ा, इसे कहते हैं हॉर्मूज स्ट्रेट। आप देखिए जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ईरान का नक्शा है। ईरान के नक्शे के आगे 33 किलोमीटर चौड़ा समंदर का हिस्सा है, उसे हॉर्मूज स्ट्रेट कहते हैं। इराक से, कुवैत से, बहरीन, कतर, यूएई, यहां से जो तेल निकलता है, ये तेल इसी रास्ते से जाता है। इस रास्ते को, जो 33 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है, इस रास्ते को ईरान ने बंद कर दिया है। यहां से जो भी जहाज गुजर रहा है उस पर वो अटैक कर रहा है। और सोचिए इस रास्ते से, इस रूट से, अरब मुल्कों से जो तेल आ रहा है, 50% तेल, रूट देखिए, भारत आने का जो रूट है, 50% तेल भारत इसी रूट से आता है, और लगभग 40% तेल इसी रूट से चीन भी जाता है। और जो रास्ता तेल का बंद किया है ईरान ने, उस पर ईरान के कमांडर क्या कह रहे हैं वो सुनिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है, जो भी वहां से गुजरने की कोशिश करेगा हम उसे तबाह कर देंगे। अमेरिका तक तेल की एक बूंद नहीं जाएगी। 20 मिलियन। अब सोचिए, बड़ी चिंता की बात यह कि भारत का 50% तेल आता है, वो रास्ता बंद हो गया है। जंग चलती रही तो क्या होगा? आपको बताऊं, यह जो रास्ता है, दुनिया के 20% तेल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। दुनिया का 20%। यहां से ईरान और खाड़ी देशों के तेल टैंकर गुजरते हैं इस रास्ते से, और हर रोज करीब 107 जहाज हॉर्मूज से गुजरते हैं। भारत कच्चे तेल की जरूरतों का 88% मंगाता है, निर्यात करता है, जिसमें 50% सप्लाई इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होती है। इसे जल डमरू भी कहते हैं। ऊपर का हिस्सा और इधर का हिस्सा देखेंगे तो डमरू जैसा है, इसलिए इसे जल डमरू कहते हैं। तेल इराक, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत से भारत आता है। हॉर्मूज स्ट्रेट से होता हुआ जहाज अरब सागर में पहुंचता है और सिर्फ 5 से 6 दिन में भारत पहुंच जाता है। इस रास्ते रोज करीब 2.7 मिलियन बैरल कच्चा तेल आता है। कच्चे तेल के अलावा एलपीजी और एलएनजी सप्लाई भी होती है यहां से। भारत को करीब 90% एलपीजी सप्लाई इस रास्ते से होती है। भारत को 60% एलएनजी निर्यात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से तेल की सप्लाई बाधित होगी, जिससे तेल की कीमतें बढ़ेंगी और महंगाई बढ़ेगी। भारत सरकार के मुताबिक 25 दिन का तेल रिजर्व है भारत के पास। अगर हालात नहीं सुधरे तो दूसरा विकल्प भारत को देखना होगा। उस हालात में भारत
रूस से तेल खरीद बढ़ा सकता है, लेकिन रूस से तेल पहुंचने में कम से कम 1 महीने का वक्त लगेगा। भारत के पास वेनेजुएला, ब्राजील और अफ्रीकी देशों से भी तेल का विकल्प है। सुनिए जरा, तेल की किल्लत अगर होगी तो इस पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। ये पूरी भारत की इकोनॉमी पे भी और मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी में भी बड़ा बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि अब वैसे गवर्नमेंट्स, जैसे अबू धाबी की गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर कोई टूरिस्ट स्ट्रैंडेड है तो उनको होटल के पैसे गवर्नमेंट पे करेगी। इसी तरीके से दुबई में भी गवर्नमेंट पे कर रही है, तो गवर्नमेंट्स तो कोऑपरेट कर रही हैं। युद्ध और ये झगड़ा कितना चलेगा किसी को पता नहीं है। अगर मेरा ख्याल से जो 10-15 दिन में ख़त्म नहीं होता है तो इसकी जो असर होती है अंतर्राष्ट्रीय कच्चा तेल का दाम पे, वो टेम्परेरी होगी। और ये लंबा चले तो इसकी असर क्या करना है सब मुश्किल है। अगर हम ये तेल जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, करीब हम 200 मिलियन टन के हिसाब का नेट इंपोर्ट है हमारा साल में टन कच्चा तेल का। अगर हम $1 भी इसकी कीमत बढ़ाते हैं तो $1.4 बिलियन का एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा हमको। एक तरफ जंग चल रही है, दूसरी तरफ पोल खुल रही है उनकी भी, जो अपने हथियारों के बड़े बड़े दावे करते हैं। हम बात कर रहे हैं, चीन पर भरोसा किया था ईरान ने और चीन से खूब हथियार ले लिए, और हुआ क्या? तस्वीर में आपको दिखाऊं। हुआ ये कि तेहरान में अटैक हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद की तस्वीर है। ये बता रहा है कि चीनी डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। एक और तस्वीर, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है यहां बड़ी बैठक होने वाली थी और बड़ी बैठक बड़े नेताओं की ईरान की होने वाली थी, उस पर अटैक कर दिया गया है। कई नेताओं के मारे जाने की भी खबर है इसमें। खमनेई के लिए भी जो एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया था वो भी काम नहीं किया, न वो फाइटर पकड़ पाया न मिसाइल। तो ताजा मामला देखिए ईरान से सामने आया, जहां चीनी डिफेंस सिस्टम काम नहीं किए। ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए चीन से HQ-9B डिफेंस सिस्टम खरीदा था। चीन ने इस हथियार को लेकर 260 किलो तक रेंज का वादा भी कर दिया था कि लगा लो 260 किलो रेंज में कोई भी दुश्मन का हथियार आएगा उसे मार गिराएगा। लेकिन अमेरिकी इजरायली फाइटर मिसाइल खमनेई की हत्या करके निकल गए और चीनी डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल और फाइटर जेट को रोक नहीं पाया। चीनी रडार इतना नाकाम निकला कि F-35 फाइटर जेट को पकड़ भी नहीं पाया और बदले में अमेरिकी फाइटर जेट ने टारगेट लॉक करके इसे धुआं धुआं कर दिया। आपको एक और तस्वीर याद होगी, इसके पहले यही हाल चीनी एयर डिफेंस सिस्टम का वेनेजुएला में भी देखने को मिला था, जहां अमेरिकी हमले के दौरान वेनेजुएला की चीनी ढाल बेकार साबित हुई थी। अमेरिकी फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर राष्ट्रपति को पत्नी के साथ बंदी बनाकर उठा ले गए, लेकिन HQ-9 और HQ-12 डिफेंस सिस्टम ने एक भी मिसाइल नहीं दागी। अमेरिकी फौज वेनेजुएला में घुसकर ऑपरेशन अंजाम देती है और मदुरो को ले आती है, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम की रीढ़ कहे जाने वाले चीनी JY-27A रडार काम नहीं कर पाए। इस रडार सिस्टम की रेंज 500 किलोमीटर तक होने का चीनी दावा है। और इससे पहले आपको याद हो, जिसने चीन पर भरोसा किया, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाक के चीनी रक्षा कवच तबाह कर दिए थे। भारतीय ब्रह्मोस ने चीनी HQ-9 मिसाइल प्रणाली और रडार सिस्टम ध्वस्त कर दिए। इतना ही नहीं, पाक एयरफोर्स के चीनी फाइटर से दागी गई PL-15E मिसाइल, जो लक्ष्य पर पहुंचने से पहले रास्ते में ही गिर गई, बाद में सही सलामत बरामद कर ली गई। ये चीनी हथियारों की पोल खुली है। तस्वीर देखिए जरा। अब मैं आपको बताऊं कि हालात क्या हैं, आखिर ईरान में ऐसा क्या स्थिति बनी हुई है अभी कि लोगों में डर और दहशत है। जो तस्वीरें ईरान से सामने आ रही हूं, दिखाऊं कि कैसे न सिर्फ चीनी हथियार बल्कि CIA ने ऐसा क्या किया था। वो तस्वीर देखिए जरा। CIA ने कैसे पता किया, क्योंकि डिफेंस सिस्टम काम नहीं किए। CIA ने जितने ट्रैफिक पर जितने CCTV लगे थे, वो CCTV
लगाए, उन सीसीटीवी पर ट्रैकिंग की और उसके बाद हमला किया है। कुछ इस तरह से एआई के जरिए ट्रैक किया गया। ये आप देख रहे हैं, सीसीटीवी को हैक कर लिया था जो ईरान में सीसीटीवी लगे हुए थे। अब जो जानकारी मिली है कि सीआईए और मोसाद ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, लेकिन खमनेई के बारे में जानकारी कैसे जुटाई? खबर यह है कि ईरानी सुप्रीम लीडर को मारने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। इसके लिए इजराइल ने कई सालों तक नजरें गड़ाए रखी। खुफिया जानकारी जुटाने के बाद सटीक हमला कर मारा है। खमनेई कब कहां रहेंगे, इसके लिए गहन जानकारी जुटाई गई। काम किया इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने। इसके साथ ही इजराइल की टेक्नोलॉजी जासूसी यूनिट 8200, अमेरिका की एजेंसी सीआईए ने ऑपरेशन में मदद की। इस सब ने मिलकर ईरान में दो ऐसे काम किए जो बहुत निर्णायक साबित हुए। पहला, तेहरान की सड़कों पर लगे लगभग सभी कैमरे हैक कर लिए गए। खासकर खमनेई के घर के पास के ट्रैफिक कैमरों में सेंध लगाई गई, जिससे लाइव तस्वीरें खुफिया तरीके से इजराइल पहुंचने लगी। इन कैमरों से इजराइल को अफसरों के बारे में भी सटीक जानकारी मिल रही थी, जैसे अफसरों का घर कहां है, वो कब ऑफिस आते हैं, किस रास्ते से आते हैं, सबसे जरूरी बात, वो किस नेता की सुरक्षा करते हैं या किसे ले जाते हैं। हजारों घंटों के वीडियो का विश्लेषण कर काम की डिटेल निकाली गई। दूसरा, तेहरान के पोस्चर स्ट्रीट के पास के मोबाइल टावर्स हैक कर लिए गए ताकि हमले के वक्त फोन व्यस्त दिखे और सुरक्षा टीम को अलर्ट ना मिले। और यही हुआ। बरसों का डेटा से इजराइल ने सटीक हमले को अंजाम दिया। दावा यह भी है कि अफसरों या उनके स्टाफ के मोबाइल में ऐप्स भी रहे होंगे जिनके जरिए लोकेशन, तस्वीरें और निजी जानकारी लीक हो सकती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं सैन्य सुरक्षा के लिहाज से यह नुकसानदायक होता है। सुनिए जरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। अगर मैंने ओबामा के ईरान परमाणु समझौते को खत्म नहीं किया होता तो ईरान के पास 3 साल पहले ही परमाणु हथियार होते और इसका वो क्या इस्तेमाल करते, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया। अमेरिकी नागरिकों के दुश्मन आतंकी संगठनों को हम निशाना बना रहे हैं। हमारी सेना दुनिया की सबसे मजबूत सेना है। ईरान के खिलाफ अभियान कम से कम 4 से 5 हफ्ते तक चलेगा, लेकिन उनका कहना है कि उनके पास जंग को इससे कहीं अधिक समय तक जारी रखने की क्षमता है। और यही वजह है, जरा सोचिए कैसे सब कुछ हैक कर लिया इजराइल और अमेरिका ने। हर ईरानी कमांडर की सटीक जानकारी, कौन किस वक्त कहां किस गाड़ी में किस ऑफिस में मौजूद है, और एक साथ सबको ढेर कर दिया। देखिए कौन कौन से ईरान के बड़े लोग मारे गए। सबसे पहले तो सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमेनी, उसके बाद अमीर नसीर जादे जो कि रक्षा मंत्री हैं। इसके अलावा मेजर जनरल अब्दुल रहीम जो ईरानी सेना के प्रमुख रहे, इन्हें भी ढेर कर दिया। अगला नाम मोहम्मद पाकपुर आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ को मार दिया इजराइल ने। अगला नाम सीनियर सुरक्षा सलाहकार अली शमखानी। अगला नाम मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ सलाह असदी और सुप्रीम लीडर के मिलिट्री ब्यूरो चीफ मोहम्मद शिराजी। इन सब को इजराइल और अमेरिका ने ईरान के नेताओं को मारा क्योंकि इनके बारे में सटीक जानकारी थी। सुनिए जरा अमेरिकी विदेश मंत्री को। ईरान पर चल रहे हमलों का मुख्य मकसद उसकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को खत्म करना है, न कि वहाँ की सरकार को बदलना। ये ऑपरेशन ईरान की छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और उसकी नौसेना से पैदा हो रहे खतरे को खत्म करने के लिए चलाया जा रहा है। खास तौर पर अमेरिकी नौसैनिक जहाजों और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। अभी तक की कार्रवाई काफी सफल रही है, लेकिन आगे और भी कड़े हमले किए जाएंगे। यह हमला अभी कई हफ्तों तक चल सकता है, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, और दोनों देशों को भारी नुकसान हो रहा है। इस बार इजराइल के लिए थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये गाजा का हमास नहीं, एक पूरा देश है ईरान, उससे लड़ना पड़ रहा है। ये फतेह मिसाइल दागी है। ये फतेह मिसाइल की तस्वीर आप देख रहे हैं जो इजराइल में जाकर गिरी। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये तेल अवीव, इजराइल की राजधानी की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां मिसाइल गिरी। यो
इजराइल से जो तस्वीरें आ रही हैं, लगभग दोनों ही देशों से, ईरान से भी ऐसे ही तबाही की तस्वीरें हैं और इजराइल से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इजराइल जो अपने ड्रोन भेज रहा है, ये हर्मीज ड्रोन है। हर्मीज ड्रोन को मार गिराया है ईरान ने। और इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का, मासूम बच्चों का। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इजराइल की। इजराइल में ईरानी हमले में 2 बच्चे मारे गए, उनकी तस्वीरें। למדתי הרבה שנים, למדנו הרבה שנים. तो बच्चे सिर्फ इजराइल में नहीं, ईरान में भी बच्चों की मौत हुई है इजरायली अटैक में। ये उन बच्चों के शव हैं, ये स्कूली बच्चे हैं। स्कूल पर अटैक किया था, 165 बच्चे स्कूल पर अटैक में मारे गए। देखिए, 165 बच्चों के लिए कब्र खोदी गई। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर सबसे ज्यादा दुखदाई है। ये बच्चों के लिए कब्र खोदी गई है। ये वो तस्वीरें, बुलडोजर से इन कब्रों को खोदा गया है। प्रशासन का कहना है इतनी कब्रें एक साथ नहीं खोदी जा सकती थी, इसलिए बुलडोजर के जरिए इन कब्रों को खोदा गया है। और उसके बाद तेहरान में जब बच्चों का जनाजा निकला, उस वक्त भारी भीड़ थी। उन्हें के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, सुपुर्द खाक करने के लिए जब ले जा रहे थे। जंग के बीच ईरान से यह तस्वीर सामने आई है जिसने दुनिया को हिला दिया है। 165 बच्चों का एक साथ जनाजा निकला तो मानो पूरा ईरान रो पड़ा। मिनाब शहर में 165 ताबूत में उन बच्चियों के शव रखे थे जो हाल में इजराइल अमेरिका अटैक में स्कूल में ही मारी गई। मासूम बच्चियों को विदाई देने के लिए मिनाब में जनसैलाब था। 165 बच्चियों के जनाजे के दिन मिनाब समेत ईरान के कई शहर बंद रहे। पोस्टर, नारे लहराते हुए हजारों लोग जनाजे की नमाज में शामिल हुए। ईरान के विदेश मंत्री ने बुलडोजर से कब्र खोदने की तस्वीरें शेयर की। कहा, कब्र इतनी ज्यादा है कि उन्हें हाथ से खोदना मुश्किल हो रहा है। यही है ट्रंप की वो मदद जिसका उन्होंने दुनिया भर को भरोसा दिलाया था। गाजा से मिनाब तक अमेरिका, इजराइल ने मासूमों को बेरहमी से हत्या की। यह ट्रंप का कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। दिन दहाड़े प्राइमरी स्कूल पर बमबारी की गई जब सैकड़ों बच्चियां पढ़ने के लिए दक्षिणी ईरान के स्कूल में आई थी। ईरानी लोगों के खिलाफ इन अपराधों का करारा जवाब दिया जाएगा। और हमारे साथ सीधे ईरान से वो शख्स जुड़ रहे हैं, मीर अनीस, जो फंसे हुए हैं, भारतीय हैं। मीर अनीस, मेरी अगर आपको आवाज मिल रही है तो अगर आप बता सकें तो वहां हालात कैसे हैं। हम तस्वीरें देख रहे हैं, ईरान में हजारों लाखों लोग सड़कों पर हैं। वहां के लोग क्या चाह रहे हैं, वहां की आवाम क्या चाहती है? उसके बारे में दे आर डिवाइडेड। आई कांट से, मतलब आधे बोल रहे जंग, आधे बोल रहे वी वांट टू सरेंडर, ऐसा ही कुछ। वी कांट से एनीथिंग एल्स। हम तो अंदर बंद है तो हमें ज्यादा पता नहीं है इसके बारे में लोगों की राय क्या है। हर कोई अपना घर ही जाना चाहता है, अपने देश वापस जाना चाहता है। हम भी चाहते हैं, माँ बाप बहुत चिंतित है हमारे, और हम भी यहाँ सिचुएशन में। जी शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। आइए अब आपको सुनवाता हूं वो भारतीय जिनके बच्चे अरब देशों में फंसे हुए हैं, वो भी परेशान हैं। क्या कह रहे हैं? तस्लीमुल हुदा है, वो इस वक्त ईरान में है और वो वहाँ पे फंसे हुए हैं। वहाँ पे इस वक्त बहुत हालात खराब है। हम बस यही गुजारिश करेंगे गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और हमारी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से कि उनको जल्द से जल्द वापस लाया जाए, उन्हें जल्द से जल्द वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। मेरी बच्ची पिछले 4 साल से ईरान में पढ़ रही है। 1 साल से वो ईरान में ही है
10 तारीख को उसका लास्ट पेपर था, 13 मार्च की उसकी वापसी की टिकट थी। अनफॉर्चुनेटली बीच में ये थोड़ा मसला हो गया, इसलिए हम यूटी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरीके से एवैक्यूएट किया जाए उधर से। बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं, बम मिसाइलों की वो गूंज वहां पर सुनाई दे रही है। बच्चे सख्त परेशानी और डिप्रेशन के हालात से गुजर रहे हैं। रात को पूरी रात वो जागे रहते हैं, पूरी रात को वो घर में फोन करते रहते हैं कि हम सख्त परेशान हैं और जहनी तनाव के शिकार हो गए हैं। और पेरेंट्स से ये गुहार लगाते हैं कि किसी भी तरह से अपनी हिंदुस्तान गवर्नमेंट को, खासकर प्रधानमंत्री जी को, जम्मू कश्मीर की हुकूमत को, एलजी साहब और उमर साहब की हुकूमत से गुहार लगाएं कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। अब सवाल ये है कि एक तरफ अभी जंग चल रही है, जिनके लोग फंसे हैं वो परेशान हैं, दूसरी तरफ जंग लंबी खिंचेगी क्योंकि अभी बड़े हथियार निकाले नहीं गए। तस्वीर देखिए, अमेरिका का B2 बॉम्बर आपने देखा होगा, अमेरिका ने आज B1 बॉम्बर भी उतार दिया है। अभी अमेरिका ने इस जंग में पूरी तरह से खुद वो शामिल नहीं हुआ। अमेरिकी हेलीकॉप्टर भी आज आसमान में नजर आए हैं, वो तस्वीरें। खबर यह है कि अमेरिका और ईरान क्या दोनों ने परमाणु परीक्षण कर लिया है, क्योंकि दोनों जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब आपको बताऊं कि आखिर ईरान में अचानक जोरदार भूकंप के झटके क्यों महसूस किए गए। गिराश इलाके में आए भूकंप की तीव्रता 4.3 रही। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप के झटकों से लोग डर गए और घर से बाहर भागने लगे। भूकंप की वजह पर कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। एक दावा है कि ईरान ने परमाणु परीक्षण तो नहीं किया है। ईरान कह चुका है कि वो 24 घंटे में परमाणु बम बना सकता है। तो क्या अमेरिका इजरायली हमले के बीच ये न्यूक्लियर टेस्ट था? ईरान ने खुलकर इस पर अभी कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन अंडरग्राउंड परमाणु टेस्ट में भी 4.5 तीव्रता का भूकंप आता है। इसलिए इस भूकंप को ईरान के न्यूक्लियर टेस्ट से भी जोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के नेवादा में भी 4.3 तीव्रता का भूकंप आया है। जहां भूकंप आया वो अमेरिका का सीक्रेट सेंटर है। जंग के बीच इस भूकंप को परमाणु परीक्षण से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने कुछ दिन पहले परमाणु टेस्ट की बात कही थी। कहा था रूस चीन न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, हम भी करेंगे। अब हमारे पास तो 150 बार दुनिया उड़ाने लायक परमाणु बम है। तो क्या अमेरिका ने भी अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण किया है? एक हफ्ते में यहां पर भूकंप के 100 से ज्यादा झटके महसूस किए गए हैं। तो क्या अमेरिका कई दिनों से खास परमाणु परीक्षण में लगा हुआ है? सुनिए जरा अमेरिकी प्रतिनिधि क्या कह रहे हैं और रूस क्या कह रहा है। ट्रंप ने मुझे और अपने दामाद कुशनर को जिनीवा भेजा था ताकि ईरान से बातचीत की जा सके। अमेरिका ने ईरान से कहा था कि वो 10 साल तक यूरेनियम संवर्धन पूरी तक बंद कर दे। बदले में अमेरिका न्यूक्लियर फ्यूल देने को तैयार था, लेकिन ईरान ने ये प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया। तेहरान अपने परमाणु अधिकार पर जोर दे रहा था और दावा कर रहा था कि उसने 460 किलोग्राम जमा करने के लिए प्रोटोकॉल से बचकर काम किया है और उसके पास न्यूक्लियर बम बनाने का सामान है। IAEA और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी माना है कि ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाए हैं और न ही उसकी ऐसी कोई योजना है। अमेरिका और इजराइल का ईरान के खिलाफ छोड़ा गया युद्ध सिर्फ ईरान ही नहीं, उसके पड़ोसी अरब देशों को भी परमाणु हथियार हासिल करने के लिए उकसा सकता है। इस संघर्ष का परिणाम पूरे इलाके में महसूस हो रहा है और इसे जल्द से जल्द रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और अमेरिका और इजराइल अपने इन खतरनाक हथियारों को ईरान पर दाग रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ईरान भी लगातार बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है। और तस्वीर आई समंदर से, अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान के युद्धपोत पर बड़ा अटैक किया।
दूसरी तरफ इजराइल ने तेहरान में अस्पताल में अटैक किया है और उसके बाद अस्पताल की हालत आप देखें। साथ ही दावा है कि ईरान का जो परमाणु साइट है उस पर भी अटैक किया गया। ये जो आप देख रहे हैं गड्ढा, ये नतांज परमाणु केंद्र है। नतांज परमाणु केंद्र पर भी हमला किया गया है इजराइल की तरफ से और उसके बाद टेंशन बढ़ गई कि कहीं न्यूक्लियर सेंटर से रेडिएशन ना शुरू हो जाए। यह है न्यूक्लियर सेंटर। ये जो आप देख रहे हैं पाइप्स, ये सेंट्रीफ्यूज होती है, ये यूरेनियम को तेजी से घुमाती है और जितनी तेजी से घूमेगा यूरेनियम को शुद्ध करता है। ये जो आप पाइप्स देख रहे हैं, यूरेनियम का शुद्धिकरण। नतांज परमाणु संवर्धन संयंत्र ईरान के लिए बहुत अहम है। ईरान का परमाणु ठिकाना जमीन के कई फीट नीचे, लेकिन अमेरिका इजराइल ने यहां पर भी हमला कर दिया है। ईरान ने दावा किया उसके परमाणु अड्डे पर अटैक हुआ है, इससे रेडियो एक्टिव निकलने से नुकसान हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था ने भी यह माना है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने कहा है नतांज परमाणु संवर्धन संयंत्र को नुकसान नहीं हुआ है, अटैक जरूर हुआ है। हालांकि इससे कोई रेडियोलॉजिकल प्रभाव की आशंका नहीं है फिलहाल, क्योंकि नुकसान सिर्फ परमाणु संयंत्र के एंट्री पॉइंट पर हुआ है। इस्फहान में ईरान का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है जहां परमाणु संवर्धन से जुड़े तकनीकी काम होते हैं। दावा है अमेरिका ने इसी इस्फहान सेंटर पर भी हमला किया है। सोमवार को इस्फहान में धमाकों की आवाज भी सुनी गई। तेहरान के एटॉमिक एनर्जी चीफ इस्लामी ने यह जानकारी दी है। हालांकि अब तक इस्फहान केंद्र पर नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं। तमाम फैसिलिटीज में यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम से लेकर के फ्यूल कन्वर्जन, फ्यूल निर्माण और हैवी वाटर रिएक्टर, ये सारी सुविधाएं पाई जाती हैं। अब अगर इनके ऊपर बम गिराए जाएं तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ा खतरा रेडिएशन लीकेज का होगा। लेकिन एक संतोष की बात यह है कि ये इतने ज्यादा अंडरग्राउंड हैं कि पहली बात तो इनमें नॉर्मल बम्बार्डिंग से कोई नुकसान होने वाला नहीं है, और अगर बेहद आधुनिक बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया अमेरिका या इजराइल ने, तब भी इनसे जो रेडिएशन लीक होगा वो अंडरग्राउंड होने की वजह से बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पर नहीं पहुंचेगा। हालांकि इसके सामरिक प्रभाव जरूर देखे जा सकते हैं। अगर ईरान ने बम्बार्डिंग के पहले अपने तमाम प्रोग्राम्स को, तमाम फैसिलिटीज को शिफ्ट कर दिया, तब उसका प्रोग्राम बचा रह सकता है, क्योंकि ये शिफ्टिंग के समय पूरी तरह नष्ट नहीं होता है। लेकिन अगर वो शिफ्ट नहीं कर पाया तो ईरान की ताकत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जो जिस तरह से ये जंग आगे बढ़ रही है, जंग अभी लंबी चलेगी और जंग में पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। जो हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं दुश्मन पर दागने के लिए, आज ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल जो हिट की है वो तस्वीरें हिजबुल्लाह पर इजराइल ने अटैक किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्योंकि खमनेई के मारे जाने के बाद लेबनान में हिजबुल्लाह एक्टिव हो गया है और हिजबुल्लाह पर अब इजराइल ने अटैक शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल देखिए किस तरह से सुरंगें बनाकर रखी हैं, यहीं से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जाती हैं। ईरान ने अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन जो है उसे आज गिरा दिया है। यानी जितना हथियार असलाह इस्तेमाल हो रहा है उसके हिसाब से बहुत पैसा दोनों देशों को खर्च करना है। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बहुत खर्चीला है। तुर्की की न्यूज एजेंसी के हवाले से अनुमान है कि युद्ध के पहले 24 घंटे में करीब 7,200 करोड़ रुपए खर्च हो गए। मतलब हर मिनट अमेरिका 5 करोड़ रुपए गंवा रहा है, हर मिनट। और जंग के 4 दिन में खर्च 25,000 करोड़ के पार पहुंच गया। शुरुआती खर्च में सबसे ज्यादा हिस्सा फाइटर जेट तैनाती का है। ईरान पर F-15, F-18, F-16, F-22, F-35 जेट इस्तेमाल किए। इनमें से हर एक फाइटर जेट 700 से 900 करोड़ रुपए का बताया जाता है। सिर्फ फाइटर जेट मेंटेनेंस और हथियारों के इस्तेमाल पर ही 2500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, 2,500 करोड़।
आसमान के साथ समंदर में भी लड़ाई से बहुत पैसा बह रहा है, क्योंकि अमेरिका को समंदर में रोजाना करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। उसे समझिए, सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी के डेटा से यूएसएस गिराल्ड जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को चलाने का रोजाना का खर्च करीब $6.5 मिलियन यानी 60 करोड़ रुपए। मिडिल ईस्ट में यूएसएस गिराल्ड के साथ ही यूएसएस लिंकन भी मौजूद है, यानी समंदर में रोज का खर्च करीब 120 करोड़ से ज्यादा है। अगर तैनाती खाड़ी में हफ्तों तक रही तो लागत कई गुना बढ़ेगी। एयर ऑपरेशंस, मिसाइल डिफेंस, इंटरसेप्टर्स, ड्रोन की तैनाती हुई और इंटेलिजेंस एसेट्स से अमेरिका का खर्च और बढ़ गया है। हालांकि ड्रोन मिसाइल हमलों के खर्च का सटीक आंकड़ा मौजूद नहीं है। सुनिए जरा अमेरिकी आर्मी ऑफिसर क्या कह रहे हैं। देखिए, ये याद रखिए कि बड़े युद्ध अभियान रातों रात पूरे नहीं होते। अतिरिक्त नुकसान की संभावना बनी रहती है। युद्ध है तो उसमें नुकसान होगा ही, आगे भी नुकसान होने की संभावना है, लेकिन हम पूरी तरह तैयार हैं। सोने चांदी पर असर इस जंग का होगा। सोने चांदी की कीमत पर पड़ सकता है। कुछ जानकार मानते हैं कि सोने चांदी की कीमत अभी बढ़ेगी। सोना 1,90,000 प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है, वहीं चांदी 3.5 लाख प्रति किलो तक पहुंच सकती है। दरअसल जंग के समय निवेशक सोने को सुरक्षित मानते हैं, इससे इसकी डिमांड बढ़ती है और ये महंगे होने लगते हैं। साथ ही कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी का दबाव भी दिखता है। अमेरिका ईरान में युद्ध छिड़ते ही सोने की कीमत बढ़ने लगी है। लगातार 4 दिनों तक सोने की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि आज सोने के दाम में मामूली कमी दर्ज की गई है। दिल्ली में आज सोने का दाम प्रति 10 ग्राम 1,70,000 है। वहीं चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का आज 5वां दिन है। दिल्ली में आज चांदी की कीमत 3,15,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। माना जा रहा है 3.5 लाख तक जा सकती है। सुनिए जरा मार्केट एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। हमेशा ये नियम है कि जब जब युद्ध होता है लोग सेफ हेवन की ओर भागते हैं, और सेफ हेवन सोना चांदी है। इसीलिए आज बाजार एक साथ कल 1,68,000 था, अभी 1,75,000 रुपए, और चांदी 2,70,000 थी, चांदी 3 लाख पे चली गई। अब तो भाव खुला नहीं है, भाव खुलेगा तब क्या मालूम क्या भाव होगा। और आने वाले समय में बहुत बड़ी तेजी है। सोना $5,200-5300 से $6,000 तक जाएगा, और चांदी भी $150 तक जाएगी। ये जो एक अनसर्टन इवेंट आया है, अब इसके अंदर चीज देखने की क्या है कि लोग क्या कर रहे हैं कि गोल्ड ले लो। अरे भैया, जिस तरीके की तबाही है ना, अब आपको एक तरफ से एक गाल पे 2 जोर से तमाचे पड़े हैं, तो दूसरे गाल को पुचकारने से भी कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि आप ट्रेडिंग के नजरिए से इस नजरिए इस समय गोल्ड को लेने के लिए घुसो कि गोल्ड इज अ सेफ हेवन। अरे भैया, एकदम अनसर्टन सा माहौल है। जिसको जहां से रिकवरी मिल रही होगी ना, वो वहां से चीज को ऑफलोड करेगा। और ये जंग के मैदान से अब बात देश की कि आखिर कल होली है, क्या तैयारी है। शुरू हो गया होली का जश्न। तस्वीरें दिखाऊं मैं आपको अयोध्या की। अयोध्या में देखिए, होली से पहले माहौल ना बिगड़े इसलिए देखिए तिरपाल से एक मस्जिद को ढक दिया गया है। दूसरी तस्वीर लखनऊ से आई है। लखनऊ में पुलिस ने पेट्रोलिंग की है, बाकायदा सुरक्षा कड़ी कर दी गई। और अब देखिए क्या तैयारी है, खासतौर से यूपी में लेकर योगी सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। होली पर हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहने वाली है। यूपी पुलिस हुड़दंगियों की सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी करेगी। इस दौरान सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। कई टीमें लगाई गई हैं जो भड़काऊ पोस्ट की निगरानी करेंगी। सीएम योगी ने खुद भी उपद्रव करने वालों को चेतावनी जारी की है। योगी ने कहा है, होली का त्योहार अपने लोगों के साथ मनाएं, अगर कोई मना करता है तो उससे किसी तरह की जबरदस्ती ना करें। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण खुद पूरे यूपी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा है कि शांतिपूर्ण माहौल में होली का पर्व मनाएं। किसी प्रकार की बाधा डालने की कोशिश हुई तो हर जगह पुलिस तैनात होगी। यूपी पुलिस आपकी सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है। आइए अब बारी है लाइफ का फंडा की। क्या है खास? जिंदगी में आपको कोई डर या बड़ी चिंता है तो उसे छिपाइए मत, उसे स्वीकार करिए और अपनी उस कमजोरी को ही ताकत में बदल दीजिए। दुनिया के सबसे महान तैराक माइकल फेल्प्स की कहानी इसकी मिसाल है।
माइकल को बचपन में पानी से बहुत डर लगता था। उन्होंने हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर की बीमारी थी माइकल को। डॉक्टरों ने कहा यह किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाएगा, यानी किसी भी चीज पर ध्यान लगाकर नहीं कर पाएगा और कोई बड़ा काम नहीं करेगा। माता पिता ने सिर्फ खेलकूद के इरादे से माइकल को तैराकी सीखने भेजा, लेकिन स्विमिंग पूल से माइकल को ऐसा प्यार हुआ कि तैराकी को अपना जुनून बना लिया। जिस पानी से उन्हें डर लगता उसमें माइकल ने चैंपियन बनने की ठान ली। तब ऑस्ट्रेलिया के इयान थॉर्प तैराकी के चैंपियन थे और ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट थे। माइकल ने पता किया कि थॉर्प तैयारी कैसे करते हैं। पता चला कि थॉर्प स्विमिंग पूल पर 8 घंटे प्रैक्टिस करते थे, तो माइकल रोज 12-12 घंटे अभ्यास करने लगे। सर्दी हो या गर्मी, उनका बर्थडे हो या कोई बड़ी पार्टी, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन 4 साल तक एक भी दिन माइकल ने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। क्रिसमस और नए साल पर जब पूरा अमेरिका जश्न में डूबा रहता, तब भी माइकल तैराकी की प्रैक्टिस में डूबे रहते। और फिर जब ओलंपिक में मौका मिला तो रिकॉर्ड और मेडल की झड़ी लगा दी। एथेंस ओलंपिक में 6 गोल्ड और बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते, लेकिन ओलंपिक में मेडल की झड़ी लगाने के बाद वो अवसाद में चले गए, डिप्रेशन में चले गए। उन्हें जिंदगी में खालीपन महसूस होने लगा और एक वक्त वो खुदकुशी तक करने की सोचने लगे। लेकिन बाद में थेरेपी की मदद ली, 45 दिन तक इलाज कराया और फिर 28 ओलंपिक मेडल जीतने वाला चैंपियन ठीक होकर लौटा और लाइफ का बड़ा फंडा दिया। डर से फैसले बदलेंगे तो नाकामियों को मुकद्दर बना लेंगे और डर को काबू कर आगे बढ़ेंगे तो जीत हासिल कर लेंगे। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाएं, अपनी जिंदगी में उतारें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।